आर्कटिक, दुनिया के किनारे पर जीवित रहने की लड़ाई। ये आर्कटिक है, बर्फ और पाले का साम्राज्य, जहां हर सांस हड्डियों तक ठंडक पहुंचाती है और हर हवा का झोंका जीवन और मृत्यु की मिलीजुली गंध लेकर आता है। यहाँ प्रकृति कोई दया नहीं दिखाती। यहाँ कोई कोमल वसंत नहीं है, नहीं कोई सुनहरा शरद ऋतु का रोमांस है। केवल एक लंबी अथक सर्दी और एक क्षणभंगुर गर्मी है, जहां चिलचिलाती धूप दिन रात चमकती है, लेकिन केवल इतना ही कि अंधेरा फिर से सब कुछ निगलने से पहले जीवन संघर्ष कर सके। यदि आप यहाँ सर्दियों के दिन खड़े होते हैं तो हवा आपके चेहरे पर हजारों बर्फीली सुइयों की तरह चुभती है। आपको सुनाई देने वाली एकमात्र ध्वनि विशाल शून्यता में दूर से बर्फ के टूटने की आवाज के साथ मिली हुई गरजती हवा है। लेकिन इस प्रतीत होने वाली निर्जीव सतह के नीचे घंटे दर घंटे, मिनट दर मिनट जीवित रहने की एक भव्य कहानी सामने आती है। आर्कटिक पृथ्वी पर किसी भी अन्य जगह से अलग है। जहां अंटार्कटिका महासागरों से घिरा एक विशाल महाद्वीप है, वहीं आर्कटिक कई देशों कनाडा, संयुक्त राज्य अमेरिका, अलास्का, रूस, ग्रीनलैंड, नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड और आइसलैंड की भूमि से घिरा एक बर्फीला महासागर है। ये इसे सबसे भू-राजनीतिक रूप से जटिल क्षेत्रों में से एक बनाता है, फिर भी दुनिया के सबसे अनोखे और नाजुक पारिस्थितिक तंत्रों में से एक भी है। आर्कटिक का इतिहास लाखों साल पहले शुरू हुआ, जब टेक्टोनिक प्लेटें खिसकीं, जिससे विशाल ठंडी महासागरीय धाराएं बनी, जिन्होंने इस क्षेत्र की जलवायु को आकार दिया। कई हिमयुगों के दौरान समुद्री बर्फ मीटरों तक मोटी हो गई और कई जगहों पर साल भर बनी रही। बर्फ के माध्यम से छनकर आती सूरज की रोशनी एक असली करामाती नीला रंग बनाती है, लेकिन इस सुंदरता के पीछे एक अक्षम्य चुनौती छिपी है। तापमान नियमित रूप से 40 डिग्री सेल्सियस से नीचे चला जाता है और हवाएं 100 किलोमीटर प्रति घंटा से अधिक हो सकती हैं। आर्कटिक पारिस्थितिकी तंत्र एक नाजुक संतुलन है। समुद्री बर्फ, जो सिर्फ जमी हुई पानी लगती है, पूरी खाद्य श्रृंखला की नींव है। बर्फ पर ध्रुवीय भालू सील का शिकार करते हैं। बर्फ के नीचे सील मछली का शिकार करती है, जो प्लैंकटन पर पलती हैं। ऐसे जीव जो बर्फ में घुसने वाली धूप की बदौलत जीवित रहते हैं। समुद्री बर्फ खोने का मतलब न केवल शिकार के मैदान खोना है, बल्कि पूरी खाद्य श्रृंखला को तोड़ना भी है, जिससे पारिस्थितिकी तंत्र का पतन होता है। आर्कटिक में मौसम बहुत अलग होते हैं। सर्दी लगभग 9 महीने तक चलती है, जिसमें लगभग पूर्ण अंधकार होता है। सूरज क्षितिज के नीचे गायब हो जाता है, जिससे एक गहरा काला आकाश रह जाता है, जो केवल चंद्रमा, सितारों और कभी-कभी नाचते हुए ऑरोरा बोरेलिस से रोशन होता है। ठंड इतनी तीव्र होती है कि आपकी सांस आपके स्कार्फ पर जम सकती है। सतह पर जीवन लगभग रुक जाता है, लेकिन पूरी तरह से नहीं। बर्फ के नीचे महासागर एक हलचल भरी दुनिया बना रहता है, जहां मछलियां और छोटे जीव अंधेरे के बावजूद अपने जीवन चक्र को जारी रखते हैं। जब गर्मी आती है तो बदलाव ड्रामेटिक होता है। सूरज उगता है और 24 घंटे तक अस्त नहीं होता। हर जगह रोशनी भर जाती है। बर्फ आंशिक रूप से पिघलकर खुले पानी को प्रकट करती है, जहां व्हेल, सील और समुद्री पक्षी भोजन के लिए इकट्ठा होते हैं। ये प्रजातियों के लिए ऊर्जा संग्रहित करने, प्रजनन करने और सर्दियों की वापसी से पहले बच्चों को पालने का एक सुनहरा समय है। लेकिन आर्कटिक की गर्मी छोटी होती है, केवल कुछ महीने, और समय का दबाव सभी प्राणियों को तेजी से और सटीकता से कार्य करने के लिए मजबूर करता है। मनुष्य हजारों वर्षों से आर्कटिक में रहते हैं। इनुएट, सामी और कई अन्य स्वदेशी लोगों ने इस कठोर जलवायु के अनुकूल खुद को ढाल लिया है। वे सील, व्हेल और बारहसिंघा का शिकार करते हैं। जानवर के हर हिस्से का उपयोग भोजन, कपड़े, उपकरण और ईंधन के लिए करते हैं। बर्फ से इग्लू इग्लू घर न केवल गर्मी बनाए रखते हैं, बल्कि मानव सरलता और अनुकूलन को भी प्रदर्शित करते हैं। आज स्वदेशी समुदायों के साथ साथ आर्कटिक दुनिया भर के वैज्ञानिकों की मेजबानी करता है, जो जलवायु, पारिस्थितिकी तंत्र और ग्रह पर जलवायु परिवर्तन के प्रभाव का अध्ययन कर रहे हैं। हालांकि ये तस्वीर पहले से कहीं अधिक तेजी से बदल रही है। पिछले 40 वर्षों में आर्कटिक ने अपने गर्मियों के समुद्री बर्फ क्षेत्र का 2/3 से अधिक खो दिया है।
सर्दियां देर से आती हैं, गर्मियां लंबी होती हैं और बर्फ तेजी से पिघलती है। हर पिघलते बर्फ के टुकड़े के साथ ध्रुवीय भालू शिकार के मैदान खो देते हैं, सील आराम करने की जगह खो देती हैं और पूरा पारिस्थितिकी तंत्र कांप उठता है। चिंताजनक बात यह है कि ये परिवर्तन केवल आर्कटिक तक ही सीमित नहीं रहते हैं। वे वैश्विक मौसम को प्रभावित करते हैं, समुद्र का स्तर बढ़ाते हैं, महासागरीय धाराओं को बदलते हैं और लाखों लोगों के जीवन को खतरे में डालते हैं। यदि आर्कटिक का कोई राजा है तो वो ध्रुवीय भालू है। वयस्क नर का वजन 600 किलोग्राम तक हो सकता है और वे 3 मीटर से अधिक ऊंचे खड़े हो सकते हैं। उनके पास 15 सेंटीमीटर तक की मोटी वसा की परत, 2 ही परत वाली फर जो पानी और हवा को रोकती है, और काली त्वचा जो अधिकतम सूर्य के प्रकाश की गर्मी को अवशोषित करती है। ध्रुवीय भालू स्पेशल तैराक होते हैं जो बर्फीले समुद्रों पर लगातार दसियों किलोमीटर तैरने में सक्षम होते हैं। शिकार करते समय वे अक्सर सांस लेने के छेदों पर सील पर घात लगाते हैं, घंटों या दिनों तक धैर्यपूर्वक इंतजार करते हैं ताकि एक पल में हमला कर सकें। उनकी सूंघने की शक्ति अविश्वसनीय होती है, जो लगभग 30 किलोमीटर दूर से या 1 मीटर से अधिक बर्फ के नीचे से शिकार का पता लगा लेती है। फिर भी ये राजा भी जलवायु परिवर्तन से नहीं बच सकता। बर्फ के जल्दी पिघलने से शिकार का मौसम छोटा हो जाता है। भालुओं को भोजन के लिए और दूर तैरना पड़ता है, जिससे अधिक ऊर्जा खर्च होती है, जो थकावट का कारण बनती है। छोटे बर्फ के टुकड़ों पर घूमते हुए दुबले पतले ध्रुवीय भालुओं की तस्वीरें वैश्विक पर्यावरण संकट का हृदय विदारक प्रतीक बन गई हैं। विशाल टुंड्रा पर एक और कहानी सामने आती है, 12 सिंहों का महान प्रवासन। हर साल झुंड हजारों किलोमीटर की यात्रा करते हैं, बर्फीले मैदानों, बर्फ के खेतों, ग्लेशियरों और गर्मियों के दलदलों को पार करते हुए ताज़ा चारागाहों और ठंड से आश्रय की तलाश में। ये किसी भी भूमि जानवर की सबसे लंबी यात्राओं में से एक है। 12 सिंघा मजबूत तैराक होते हैं जो अपनी यात्रा जारी रखने के लिए पिघलती बर्फ की नदियों को पार करने में सक्षम होते हैं। उनके खुर मौसम के साथ अनुकूल होते हैं, सर्दियों में कठोर और तेज होकर लाइकेन के लिए बर्फ खुरचने के लिए, गर्मियों में नर्म होकर गीली जमीन पर पकड़ बनाने के लिए। उनकी आंखें भी गर्मियों में सुनहरे से सर्दियों में गहरे नीले रंग में बदल जाती हैं, जिससे उन्हें अत्यधिक प्रकाश की स्थिति में बेहतर देखने में मदद मिलती है। लेकिन ये यात्रा खतरनाक है। आर्कटिक भेड़िए लगातार घात लगाए रहते हैं, विशेषकर विशिष्ट बच्चों को निशाना बनाते हैं। सभी आर्कटिक प्राणी ताकत या संख्या पर निर्भर नहीं करते हैं। आर्कटिक लोमड़ी, छलावरण का उस्ताद, एक उत्तरजीविता विशेषज्ञ है। गर्मियों में इसकी फर भूरे धूसर रंग की होती है, जो चट्टानों और मिट्टी के साथ मिल जाती है। सर्दियों में ये शुद्ध सफेद हो जाती है, बर्फ में एक चलता फिरता भूत बन जाती है। वे लेमिंग्स का शिकार करते हैं, छोटे कृंतक जो बर्फ के नीचे रहते हैं, एक विशिष्ट सिर पहले झपट्टे का उपयोग करते हुए। लोमड़ियों के साथ साथ छोटे और फुर्तीले इरमाइन वीजल संकीर्ण सुरंगों से फिसल जाते हैं, जहां बड़े शिकारी नहीं पहुंच सकते। बर्फ के नीचे एक और दुनिया है। नरवाल अपने 3 मीटर लंबे मुड़े हुए दांत के साथ कभी यूनिकॉर्न मिथकों की प्रेरणा था। विज्ञान अब दिखाता है कि दांत में लाखों तंत्रिका अंत होते हैं, जो उन्हें पर्यावरणीय परिवर्तनों को महसूस करने और कभी-कभी शिकार को अचेत करने की अनुमति देते हैं। बेलुगा व्हेल, समुद्र की कैनरी, विभिन्न प्रकार की ध्वनियां उत्पन्न करने के लिए प्रसिद्ध हैं। सीटी और क्लिक से लेकर मधुर पुकारों तक, यहाँ तक कि अन्य प्रजातियों की नकल भी। बर्फ के किनारे के पास रिंगेड और दाढ़ी वाले सील आराम करते हैं, कभी-कभी भोजन के लिए पानी में फिसल जाते हैं। उनकी मोटी फर और ब्लबर की परतें ठंड के पानी में गर्मी बनाए रखने में मदद करती हैं। प्रत्येक सील बर्फ में कई सांस लेने के छेद बनाए रखती है, ये सुनिश्चित करते हुए कि वे किसी भी समय सतह पर आ सकें। वॉलरस, जिनका वजन 1 टन से अधिक होता है और जिनके विशाल दांत होते हैं, एक और आर्कटिक आइकन है। वे समुद्र तल पर शंख खोजने के लिए अपनी संवेदनशील मूंछों का उपयोग करते हैं, फिर खोल से मांस चूस लेते हैं। आराम करते समय वॉलरस अपने दांतों का उपयोग करके खुद को बर्फ के टुकड़ों पर खींचते हैं, एक ऐसी छवि जो अनाड़ी और विस्मयकारी दोनों है।
ऊपर बर्फीले उल्लू अपनी शिकार उड़ाने जारी रखते हैं। न केवल तेज दृष्टि पर निर्भर करते हैं, उनके पास विषम कान होते हैं जो त्रिआयामी अंतरिक्ष में ध्वनियों का सटीक पता लगाते हैं। बर्फ के नीचे पूरी तरह से छिपे होने पर भी शिकार का पता लगाते हैं। आर्कटिक टर्न दुनिया में सबसे लंबे प्रवास के साथ प्रकृति के असाधारण धीरज का उदाहरण है। एक जीवन काल में एक व्यक्ति चंद्रमा के चारों ओर 3 बार के बराबर दूरी तक उड़ सकता है। लेकिन ये सभी उत्तरजीविता रणनीतियां एक फैक्टर पर निर्भर करती हैं, समुद्री बर्फ। जब बर्फ गायब हो जाती है तो सब कुछ बदल जाता है। शिकारी घात लगाने की जगह खो देते हैं, शिकार आश्रय खो देता है और खाद्य श्रृंखला टूट जाती है। ये केवल आर्कटिक की समस्या नहीं है, ये एक वैश्विक मुद्दा है। पिघलती बर्फ समुद्र का स्तर बढ़ाती है, महासागरीय धाराओं और मौसम के मिजाज को बदलती है, जिससे दुनिया भर में लाखों तटीय लोग प्रभावित होते हैं। इस महत्व को पहचानते हुए वैज्ञानिकों ने आर्कटिक में कई अनुसंधान स्टेशन स्थापित किए हैं। वे बर्फ की मोटाई मापते हैं, हवा और पानी के तापमान को रिकॉर्ड करते हैं, अनलगने उपकरणों का उपयोग करके जानवरों के प्रवासन को ट्रैक करते हैं। डेटा परिवर्तनों की गति को समझने और भविष्य के प्रभावों की भविष्यवाणी करने में मदद करता है। कुछ अनुसंधान परियोजनाएं सीधे स्वदेशी समुदायों के साथ सहयोग करती हैं, पारंपरिक ज्ञान को आधुनिक विज्ञान के साथ मिलाती हैं। उदाहरण के लिए इनुइट बादलों के आकार, हवा की दिशा और जानवरों के व्यवहार के आधार पर अल्पकालिक मौसम की भविष्यवाणी कर सकते हैं, जो इस कठोर वातावरण में अमूल्य स्किल हैं। लेकिन केवल शोध ही काफी नहीं है। इस जानकारी को व्यापक रूप से साझा किया जाना चाहिए ताकि वैश्विक समुदाय समझ सके कि यहाँ जो हो रहा है वो जल्द ही हम सबको प्रभावित करेगा। आर्कटिक पृथ्वी की पूर्व चेतावनी प्रणाली है। जब ये स्थान बदलता है तो ये संकेत देता है कि वैश्विक जलवायु एक नए चरण में प्रवेश कर रही है और वो चरण हमेशा जीवन के लिए अनुकूल नहीं होता है। आर्कटिक की सर्दी किसी भी प्राणी के साथ नरमी से पेश नहीं आती। हफ्तों तक चलने वाले बर्फीले तूफान सतह के सभी निशानों को मिटा सकते हैं, जिससे अनुभवी जानवरों को भी अपने रास्ते बदलने के लिए मजबूर होना पड़ता है। इस समय के दौरान बर्फीले उल्लू मूक भूत बन जाते हैं, भोजन खोजने के लिए दसियों वर्ग किलोमीटर में गश्त करते हैं। एक बर्फीला उल्लू एनर्जी बनाए रखने के लिए रोजाना 5 लेमिंग्स तक खा सकता है। जब लेमिंग्स की संख्या घट जाती है तो उल्लू छोटे पक्षियों से लेकर आर्कटिक खरगोशों तक अन्य जानवरों का शिकार करते हैं। लेकिन इसका मतलब है शिकार का पीछा करने में अधिक ऊर्जा खर्च करना। इस बीच आर्कटिक टर्न अंटार्कटिक समुद्रों के पास अपने प्रवासन के विपरीत शोर पर पहुंचते हैं। वे लगातार भोजन करने के लिए दोनों ध्रुवों का फायदा उठाते हैं, नई यात्रा के लिए ऊर्जा जमा करते हैं। आश्चर्यजनक रूप से केवल कुछ महीने के चूजे बिना किसी मार्गदर्शन के अकेले ये यात्रा कर सकते हैं। वैज्ञानिकों का मानना है कि वे पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र को अत्यधिक शुद्धता से महसूस करते हैं, इसे सूर्य की स्थिति और नेविगेशन के लिए महासागर से विजुअल संकेतों के साथ मिलाते हैं। सर्दी नरवालों के लिए सबसे कठिन समय है। मोटी बर्फ के कारण सांस लेने के छेद खोजना मुश्किल हो जाता है। कुछ व्यक्ति जो एक छेद तक पहुंचने में विफल रह जाते हैं, वो बर्फ के नीचे दम घुटकर मर सकते हैं। इनुइट द्वारा सैट नामक एक घटना। रिस्क से बचने के लिए नरवाल छोटे समूहों में चलते हैं, बर्फ की दरारों को याद रखते हैं और सिर या दांतों से बर्फ तोड़कर लगातार इन छेदों को बनाए रखते हैं। बेलुगा एक अलग रणनीति अपनाते हैं। जब बर्फ बनने लगती है तो वे खुले पानी या सुरक्षित खाड़ी में चले जाते हैं। वहां बेलुगा अपने रिच मुखर प्रदर्शनों का उपयोग करके समाजीकरण और संवाद करते हैं। कुछ रिपोर्टों में बेलुगा को सील के साथ बातें करते या तैरती वस्तुओं के साथ खेलते हुए भी देखा गया है। उनकी जिज्ञासा कभी-कभी उन्हें शिकार क्षेत्रों में मानव जालों में ले जाती है। बर्फ के किनारे के पास रिंगेड और दाढ़ी वाले सील प्रजनन कर रहे हैं। वे बर्फ में बच्चों को जन्म देने के लिए सांस लेने के छेदों के ऊपर बर्फ की मांद बनाते हैं, जिससे तापमान को बनाए रखने और शिकारियों से बचाते हैं। लेकिन अगर बर्फ बहुत पतली है तो ये मांद ठहर जाती हैं, जिससे सील के बच्चे ध्रुवीय भालू और लोमड़ियों के प्रति वल्नरेबल हो जाते हैं।
वॉलरस भोजन के लिए गहरी गोताखोरी के बीच आराम करने के लिए बर्फ पर बहुत अधिक निर्भर करते हैं। जब बर्फ पिघलती है तो उन्हें रेतीले किनारों या चट्टानी तटों पर भीड़ लगानी पड़ती है, कभी कभी हजारों साथ में। इस भीड़-भाड़ के कारण भगदड़ मच सकती है, खासकर जब झुंड शिकारियों या तेज शोर के कारण घबरा जाते हैं। आर्कटिक का जीवन केवल शिकारी शिकार संबंधों तक ही सीमित नहीं है, ये पारिस्थितिक जुड़ाव सिखाता है। उदाहरण के लिए लेमिंग्स की जनसंख्या बर्फीले उल्लुओं और लोमड़ियों को प्रभावित करती है, लेकिन कई प्रवासी पक्षी भी अपने बच्चों को पालने के लिए उन पर निर्भर करते हैं। जब छोटी गर्मियां या जल्दी बर्फ पिघलने के कारण लेमिंग्स में कमी आती है तो इसका प्रभाव पूरे पारिस्थितिक तंत्र में पड़ता है। इसके अलावा आर्कटिक प्लैंकटन और बर्फ शैवाल जैसे कम ज्ञात लेकिन महत्वपूर्ण जीवों का घर है। वे खाद्य वेब का आधार बनाते हैं। छोटी मछलियों, फिर बड़ी मछलियों, सील, व्हेल और अंत में ध्रुवीय भालू को ऊर्जा प्रदान करते हैं। बर्फ शैवाल की वृद्धि सीधे तौर पर इस बात पर निर्भर करती है कि समुद्री बर्फ कितने समय तक रहती है। जल्दी बर्फ के नुकसान से शैवाल की वृद्धि रुक जाती है, जिससे पूरी खाद्य श्रृंखला कम हो जाती है। जलवायु परिवर्तन आर्कटिक को न केवल पिघलती बर्फ के माध्यम से प्रभावित करता है, बढ़ता तापमान दक्षिणी प्रजातियों को उत्तर की ओर पलायन करने की अनुमति देता है, जिससे नई बीमारियां और प्रतिस्पर्धा आती हैं। उदाहरण के लिए अटलांटिक कॉर्ड उत्तर की ओर विस्तार कर रहा है, जिससे देशी आर्कटिक कॉर्ड को खतरा है। दक्षिणी समुद्री पक्षी भी दिखाई देते हैं, जो घोंसले के स्थलों और स्थानीय पक्षियों के भोजन के लिए प्रतिस्पर्धा करते हैं। मनुष्यों के लिए इनुइट जैसे स्वदेशी समुदाय अभूतपूर्व परिवर्तनों का सामना कर रहे हैं। वे शिकार या यात्रा के लिए जिन सर्दियों के बर्फीले रास्तों का उपयोग करते हैं, वे अब सुरक्षित नहीं हैं। पारंपरिक खाद्य स्रोत दुर्लभ हो जाते हैं। इस बीच पिघलती बर्फ नई शिपिंग लेन खोलती है, जो जहाज़ों और संसाधन निष्कर्षण को आकर्षित करती है, लेकिन प्रदूषण और आवास व्यवधान भी। वैज्ञानिकों ने चेतावनी दी है कि यदि वर्तमान गति से वार्मिंग जारी रही तो आर्कटिक सदी के मध्य तक अपनी सारी गर्मियों की समुद्री बर्फ खो सकता है। ये स्थानीय और विश्व स्तर पर विनाशकारी होगा। समुद्री बर्फ बहुत सारी धूप को वापस अंतरिक्ष में परावर्तित करती है, जिससे ग्रह ठंडा होता है। बर्फ के बिना गहरे रंग का महासागरीय पानी अधिक गर्मी अवशोषित करता है, जिससे वार्मिंग में तेजी आती है, एक खतरनाक सकारात्मक प्रतिक्रिया लूप। फिर भी आशा बनी हुई है। कई अंतर्राष्ट्रीय संगठन, सरकारें और स्थानीय समुदाय आर्कटिक की रक्षा के लिए सहयोग करते हैं। बड़े समुद्री भंडार मछली पकड़ने को प्रतिबंधित करते हैं और आवासों का संरक्षण करते हैं। अनुसंधान परियोजनाएं जलवायु परिवर्तन को बेहतर ढंग से समझने और प्रभावों को कम करने पर ध्यान केंद्रित करती हैं। कुछ स्वदेशी समुदाय सतत संसाधन प्रबंधन के लिए पारंपरिक ज्ञान को आधुनिक विज्ञान के साथ मिलाते हैं। आर्कटिक की रक्षा करना केवल एक दूर की भूमि के बारे में नहीं है, ये पृथ्वी की पूर्व चेतावनी प्रणाली की सुरक्षा, अनोखे जानवरों को संरक्षित करने और वैश्विक जलवायु संतुलन बनाए रखने के बारे में है। कार्बन उत्सर्जन को कम करने और नवीकरणीय ऊर्जा का उपयोग करने से लेकर संरक्षण नीतियों का समर्थन करने तक हर क्रिया इस मिशन में योगदान करती है। आर्कटिक जीवन की अनुकूलन क्षमता का एक शक्तिशाली प्रमाण है। शिकार के लिए सैकड़ों किलोमीटर तैरने वाले ध्रुवीय भालुओं से लेकर हजारों किलोमीटर प्रवास करने वाले 12 सिंहों तक, सालाना दुनिया का चक्कर लगाने वाले आर्कटिक टर्न तक, सभी प्रकृति के असाधारण लचीलेपन को दर्शाते हैं। लेकिन सबसे कठिन योद्धाओं की भी सीमाएं होती हैं। जब वातावरण बहुत तेजी से बदलता है तो अनुकूलन तालमेल नहीं बिठा पाता। आर्कटिक और हमारा भविष्य आज की पसंद पर निर्भर करता है। हम अनियंत्रित खपत जारी रखने का विकल्प चुन सकते हैं, बर्फ को पिघलने और प्रजातियों को गायब होने दे सकते हैं, या हम एक्शन का विकल्प चुन सकते हैं, इस भूमि को आने वाली पीढ़ियों के लिए संरक्षित, पुनर्स्थापित और संरक्षित कर सकते हैं। तो याद रखें, जब भी आप एक छोटे से बर्फ के टुकड़े पर एक अकेले ध्रुवीय भालू की छवि देखते हैं या पिघलते ग्लेशियरों को पार करते हुए 12 सिंह देखते हैं, तो ये सिर्फ एक सुंदर वृत्त चित्र का मोमेंट नहीं है। ये एक अनुस्मरण है कि हम समय के खिलाफ दौड़ रहे हैं, और इस दौड़ में हर क्रिया, चाहे वो कितनी भी छोटी क्यों ना हो, मायने रखती है।
इस यात्रा में वाइल्ड लाइफ नेचर से जुड़ने के लिए धन्यवाद। कृपया दुनिया की अविश्वसनीय प्राकृतिक कहानियों की खोज जारी रखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। और सबसे महत्वपूर्ण बात, आइए इन कहानियों को जीवित रखें, न केवल इतिहास की किताबों में बल्कि हमारे नीले ग्रह की जीवंत वास्तविकता में।